हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और आप लोगों की स्टडी भी बढ़िया चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम गढ़वाल का जो पवार राजवंश या परमार राजवंश है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी हमने 2 वीडियो में जो पवार राजवंश है उनके शासकों को कवर किया है। सो प्लीज़ आप लोग उन वीडियो को भी देख लीजिएगा। आज हम यहाँ जो वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं वो महपति शाह से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें लास्ट हमने श्याम शाह तक देखा था। आज हम महपति शाह से इस वीडियो में देखेंगे और इससे आगे जितने भी शासक हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, महपति शाह 1631 ईस्वी से 1635 ईस्वी तक के शासन करते हैं। अब देखिए, जो महपति शाह हैं वो श्याम शाह के क्या है, चाचा थे, जबकि श्याम शाह का कोई पुत्र लिए उनके जो चाचा है महपति शाह ये शासन करते हैं। ये 46वें शासक थे। महपति शाह दुलाराम का पुत्र था। देखिए, जो महपति शाह हैं ये दुलाराम के पुत्र थे और जो इससे पूर्व शासक थे श्याम शाह उनके चाचा थे। सबसे अधिक उम्र में शासक बनने वाला ये क्या थे, शासक थे जो सबसे अत्यधिक उम्र में ये शासक बनते हैं। 38 वर्ष में ये शासन करते हैं। इनके समय तिब्बतियों द्वारा पवार राज्य में लूटपाट हुई। इनका दमन करने के लिए महपति शाह ने कई सेनापति बनाए। जो महपति शाह से इनके समय में क्या हुआ था, तिब्बतियों द्वारा पवार राज्य में लूटपाट हुई थी और उनका दमन के लिए महपति शाह ने क्या किया था, कई सेनापतियां बनाए थे। एक सेनापति उसमें थे रिखोला लोधी। इनके नेतृत्व में उन्होंने तिब्बत पर आक्रमण किया। महपति व दूसरे सेनापति बनवाड़ी दास तुंवर श्यामदास हरदास के परिवार थे। वह मंत्री झलियाधाम से भंडारा भी कुमाऊं चंद्र शासन के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। रिखोला लोधी, बर्तवाल बंधु, दोस बेग, मुगल तथा माधो सिंह भंडारी ये सभी सेनापति बनाए गए थे, महपति शाह के द्वारा था। दापा प्रांत जो कहाँ है, तिब्बत पर आक्रमण करने में इन्हें क्या हुई, सफलता प्राप्त हुई थी। मौलाराम ने इन्हें महाप्रचंड भुजदंड वाला शासक कहा था। जो मौलाराम है इन्होंने महपति शाह को महाप्रचंड भुजदंड वाला शासक कहा था। एटकिंसन द्वारा महपति शाह को गढ़भंजक व बलशाली राजा कहा गया है। मुगल लेखकों ने महपति शाह को अक्खड़ राजा बताया। देखिए, जो मुगल सैनिक थे उन्होंने मुगल लेखक थे उन्होंने महपति शाह को अक्खड़ राजा बताया है। माधो सिंह भंडारी जिसने मलेथा की कुल निर्मित किया था, इसका सेनापति थे ये जो सिंह भंडारी हैं जिन्होंने क्या किया था, मलेथा की जो पहाड़ियों को काट काट कर जो गोल बनाया था उसका निर्माण किया था। ये भी महपति शाह के सेनापति थे। रोटी सूची प्रथा की शुरुआत किस गढ़वाल के शासक के समय प्रारंभ हुई, तो ये महपति शाह के शासनकाल में ही प्रारंभ हुई थी। महपति शाह ने अपने जीवन काल में तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया था। सिरमौर के डाकों के दमन का श्रेय भी महपति शाह को ही जाता है। नेक्स्ट देखिए, किस नदी के तट पर युद्ध करते हुए महपति शाह के सेनापति माधो सिंह भंडारी वीरगति को प्राप्त हुए, तो ये सतलज नदी के तट पर युद्ध करते हुए जो माधो सिंह भंडारी थे उनके सेनापति वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे। महपति शाह के किस सेनापति ने दक्षिण भारत को सीमांकन किया था, तो ये रिखोला लोधी ने किया था। रिखोला लोधी को गढ़वाल का रखवाला या गढ़वाल का भीम भी कहा जाता है। गढ़वाल का रखवाला या गढ़वाल का भीम अगर किसे कहा जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ये रिखोला लोधी को कहा जाता है जो महपति शाह का सेनापति था। रिखोला लोधी का जन्म पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। इनके पिता का नाम भौ सिंह रिखोला था। बर्तवाल भाई, जिनमें एक भाई का नाम भीम बर्तवाल था, जो तलवार चलाने में काफ़ी निपुण थे। इनकी तलवारें आज भी दापा घाट तिब्बत में बौद्ध मंदिरों में रखी गई हैं। देखिए, जो बर्तवाल बंधु थे, जो बर्तवाल भाई थे, ये तलवार चलाने में काफ़ी निपुण थे और आज भी इनकी तलवारों को दापा प्रांत तिब्बत के बौद्ध मंदिरों में रखा गया है। नेक्स्ट देखिएगा, और जो देखिए इनकी जो तलवारें हैं इनकी पूजा भी वहाँ पे की जाती है। रिखोला लोधी पर गढ़वीर महाकाव्य रूप मोहन सकलानी द्वारा लिखी गई है। और जो रिखोला लोधी हैं उन पर एक महाकाव्य लिखा गया है जो है गढ़वीर महाकाव्य, जिसको रूप मोहन सकलानी द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, सिरमौर के गढ़ों को रिखोला लोधी ने जीता था। उस समय यहाँ का शासक कर्म प्रकाश था। माधो सिंह भंडारी का जन्म मलेथा टिहरी में हुआ था। इनके पिता का नाम सोड़वाण कालो भंडारी था।
इनकी पत्नी का नाम उदीना था और पुत्र का नाम गजे सिंह था। ये जो माधो सिंह भंडारी की फैमिली है, इनके बारे में भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि उनके पुत्र का नाम क्या था, उनके पिता का नाम क्या था। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। माधो सिंह भंडारी की मृत्यु छोचा चीनी युद्ध तुमुल युद्ध के समय विसहर नामक स्थान तिब्बत में हुआ था। माधो सिंह भंडारी का शव हरिद्वार लाकर दाह संस्कार किया गया। माधो सिंह भंडारी को 16वीं सदी का पहला इंजीनियर कहा जाता था। जो माधो सिंह भंडारी हैं, इनको 16वीं सदी का पहला इंजीनियर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े पहाड़ियों को खोदकर घूल का निर्माण कराया था। माधो सिंह भंडारी को गर्वभंजक कहा जाता है। देखिए, माधो सिंह भंडारी को गर्वभंजक कहा जाता है और जो महपति शाह हैं उनको गर्वभंजन कहा जाता है। और ये माधो सिंह भंडारी महपति शाह के ही सेनापति थे और इनको गर्वभंजक की उपाधि दी गई थी। और जो महपति शाह हैं उनको गर्वभंजन कहा जाता था। रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग के द्वार रजत अभिलेखों में माधो सिंह के पुत्र गजे सिंह व उनकी पत्नी मथुरा रानी तथा पौत्र अमर सिंह भंडारी का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग के द्वारों में जो रजत अभिलेख है। माधो सिंह भंडारी ने महपति शाह, रानी कर्णावती और पृथ्वीपति शाह के समय अपनी सेवाएं दी थी। महपति शाह ने रिखोला लोदी को मरवाया तथा ऋषिकेश के भरत मंदिर में जाकर भरत जी की मूर्ति की आंखें निकलवा दी तथा सैकड़ों नागा साधुओं की भी हत्या करवा दी। देखिए, जो महपति शाह हैं इन्होंने क्या करवाया था? जो इनके क्या थे, सेनापति थे रिखोला लोदी, उनको भी मरवाया। और ऋषिकेश में भरत मंदिर में जाकर इन्होंने क्या किया था? जो वहाँ की मूर्ति हैं भरत जी की आंखें निकलवा दी तथा सैकड़ों नागा साधुओं की भी इन्होंने क्या करवा दी थी? हत्या करवा दी थी। महपति शाह तथा तिरुमल चंद के बीच कुमाऊं युद्ध लड़ा गया। इनमें महपति शाह की मृत्यु हुई थी। उसके बाद महपति शाह व तिरुमल चंद, जिनमें जो कुमाऊं में शासक करते थे चंद शासक तिरुमल चंद, उनके बीच युद्ध हुआ और इसी युद्ध में महपति शाह की मृत्यु हो जाती है। अजय वेदों के वृत्तांत के अनुसार महपति शाह की मृत्यु 1631 ईस्वी के अनुसार जो महपति शाह हैं उनकी मृत्यु 1631 में हुई, ऐसा माना जाता है। उसके बाद देखिए, रानी कर्णावती 1631 से 1640 तक ये शासन करती है। इनके पति का नाम महपति शाह तथा पुत्र का नाम पृथ्वीपति शाह था। ये पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका के तौर पर जो शासन है उसको इनको नागकटी रानी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था? जो रानी कर्णावती है, इनके समय में दिल्ली 1635 में मुगल बादशाह शाहजहां के सेनापति नवजात खान ने दून घाटी पर हमला कर दिया था तथा रानी कर्णावती ने बड़ी सूझबूझ से मुगल सैनिकों को पकड़ उनके नाग कटवा दिए थे। इसलिए उनको रानी कर्णावती को नागकाटी रानी भी कहा जाता है। रानी कर्णावती की तुलना गोंडवाना की संरक्षिका रानी दुर्गावती से की जाती थी। रानी कर्णावती ने पवार राज्य की दूसरी राजधानी रानीहाट में स्थापित की थी। रानी कर्णावती ने ही देहरादून में करणपुर शहर की स्थापना भी की थी। रानी कर्णावती के विषय में जानकारी पिथौरागढ़ के हाट ताम्रपत्र से मिलती है, जिनमें इनको अपने प्रमुख सेनापति माधो सिंह भंडारी, जो रानी कर्णावती का अभिलेख है पिथौरागढ़ के हाट से जो प्राप्त हुआ था, इनमें इन्होंने अपने सेनापति माधो सिंह भंडारी का उल्लेख भी किया है। नवादा राजभवन व बावड़ी देहरादून में किस रानी का महल था? तो ये रानी कर्णावती का ही महल था। इनके बाद जो शासक बनते हैं पृथ्वीपति शाह, 1646 ईस्वी से 1668 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। ये महपति शाह के पुत्र थे और ये पवार राजवंश में 47वें शासक बने। यह एक अवयस्क शासक था। इनकी संरक्षिका महारानी कर्णावती थी। दारा सिकोह के पुत्र सुलेमान सिकोह को इन्होंने आश्रय दिया था। 1658 ईस्वी में पृथ्वीपति शाह के समय मुगल बादशाह उसने अपने एक राजदूत खिल्लत खां को पवार राजा के दरबार में भेजा, जहां पर खिल्लत खां को उचित सम्मान नहीं मिला। राजा को सबक सिखाने शाहजहां ने खलीतुल्ला के नेतृत्व में एक सेना पवार राज्य पर आक्रमण के लिए भेजी। पृथ्वीपति शाह ने इस सेना को परास्त किया था और राजगद्दी राजधानी कर्णावती की राजपुर नहर बनवाई थी। और देखिए, जो राजपुर नहर है ये रानी कर्णावती द्वारा निर्माणाधीन है। इसका निर्माण रानी कर्णावती द्वारा किया गया था। मुगल सुलेमान सिकोह को शरण दी थी, तो ये पृथ्वीपति शाह ने दी थी। पृथ्वीपति शाह पहला शासक
जिसने राजगढ़ी नामक स्थान को अपनी द्वितीय राजधानी बनाई थी। यहाँ का राजा दिलीप शाह को बनाया था। देहरादून में पृथ्वीपुर शहर बसाया, तो ये पृथ्वी शाह व मेदिनी शाह ने बसाया था। गढ़वाल चित्रकला की शुरुआत किसके काल में हुई थी? तो ये पृथ्वीपति शाह जो पवार वंश के शासक हैं उनके काल में हुई थी। पवार वंश में सबसे अधिक शासनकाल किसका रहा? तो सबसे अधिक शासनकाल पवार वंश में पृथ्वीपति शाह का रहा था। किस पवार शासक की राजधानी राज्यावधि सर्वाधिक थी? तो ये पृथ्वीपति शाह की थी, जिन्होंने लगभग 61 वर्ष तक शासन किया था। औरंगजेब द्वारा पृथ्वीपति शाह को मेदिनी शाह की मृत्यु की सूचना हेतु लिखा गया पत्र आज भी उत्तर प्रदेश के अभिलेखागार में स्थित है। और कांगड़ा का सूबेदार नवजात खां तथा सिरमौर का जो कांगड़ा का सूबेदार है नवजात खां और सिरमौर का राजा रुद्रप्रकाश था। यहाँ पे विजुअल नहीं हो रहा है, आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पे है रुद्रप्रकाश था। नेक्स्ट देखिएगा, 1656 ईस्वी में पृथ्वीपति शाह ने छापामार पद्धति से चतुर्भुज को हराकर इन पर वापस कब्जा कर लिया था। शाहजहां ने पृथ्वीपति शाह पर 3 आक्रमण करवाए थे, जो सन 1635, सन 1654 से 55 और सन 1656 में हुआ था। पृथ्वीपति शाह की तुलना प्रोफेसर अजय रावत ने राणा हामिर देव से की थी। मेरे पुत्र का पाप भविष्य में जरूर लंघ लाएगा, राज्य और ऐश्वर्य सब मिट जाएगा। यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन पृथ्वीपति शाह ने कहा था। पृथ्वीपति शाह ने मुगल चित्रकार श्यामदास व हरदास को दरबार में आश्रय दिया था। हरदास का पुत्र हीरालाल, हीरालाल का पुत्र मंगत राम व पुत्र मौलाराम। पृथ्वीपति शाह अंतिम ताम्रलेख 1667 ईस्वी का है, जिसमें पृथ्वीपति शाह के 9 पुत्र थे। देखिए, जो पृथ्वीपति शाह का अंतिम ताम्रलेख मिला 1667 ईस्वी का, इसमें इस अभिलेख से, इस ताम्रपत्र से पता चलता है कि जो पृथ्वीपति शाह हैं इनके 9 पुत्र थे। उसके बाद जो नेक्स्ट शासक बनते हैं 48वें मेदिनी शाह, 1668 से 1699 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। फतेह शाह किसका पुत्र था? तो देखिए, जो फतेह शाह हैं ये मेदिनी शाह के पुत्र थे। मेदिनी शाह कुमाऊं के शासक बाज बहादुर चंद व उद्योग चंद का समकालीन शासक था। यह एक महत्वाकांक्षी तथा अवसरवादी राजा था। इन्होंने पृथ्वीपति शाह के शरणार्थी सुलेमान सिकोह को औरंगजेब को इन्होंने सौंप दिया था। औरंगजेब ने उन्हें खिल्लत की उपाधि दी थी। जो देखिए, तो मेदिनी शाह है, इसको खिल्लत की उपाधि औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। गढ़वाल का तुगलक एटकिंसन ने मेदिनी शाह को कहा है। देखिए, जो गढ़वाल का तुगलक कहा है एटकिंसन के द्वारा, वो मेदिनी शाह को कहा गया है। उसके बाद जो 49वां शासक बनते हैं वो बनते हैं फतेहपति शाह। 1699 से 1716 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। इनके संरक्षिका राजमाता कटौची थी। फतेह शाह के पिता का नाम मेदिनी शाह था, यानी कि जो फतेह शाह हैं ये मेदिनी शाह के पुत्र थे। और इनकी जो संरक्षिका थी वो थी राजमाता कटौची। यह नाग पंथ का अनुयायी थे। जो फतेहपति शाह थी नाथ पंथ के अनुयायी थे। सम्राट अकबर तथा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की भांति इनके दरबार में 9 रत्न थे। देखिए, जो सम्राट अकबर थे और जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, इनके भांति ही फतेहपति शाह के शासनकाल में क्या थे? 9 रत्न थे, जिसमें सुरेशानंद बर्थवाल, खेतराम धसमाना, रुद्रीदत्त किमोठी, हरिदत्त नौटियाल और वासवानंद बहुगुणा, शशिधर डंगवाल, सहदेव चंदोला, कीर्तिराम कंठोला, हरिदत्त थपलियाल का उल्लेख मिलता है। ये 9 रत्न इनके शासनकाल में थे। 1710 में कुमाऊं पर आक्रमण कर बैजनाथ को इन्होंने जीत लिया था। इसके शासनकाल में चंद राजा उद्योग चंद ने गढ़वाल के बथानगढ़ को जीता था। तो ये फतेहपति शासनकाल में की जीता था। किस शासक के समय गुरु राम राय ने धामावाला देहरादून में झंडावाला दरबार साहिब गुरुद्वारा बनवाया था? तो ये फतेहपति शाह के शासनकाल में बनवाया था। गोरखपंथ पीर हेतु भूमि दान किया था? तो फतेहपति शाह ने ये भूमि दान किया था।
गोरखपंथ पीर हेतु किस पवार शासक ने अपने दरबार में सिखों के 7वें गुरु हरराय के पुत्र गुरु रामराय को शरण दी थी? तो ये फतेह शाह ने दी थी। फतेह शाह चंद शासक उद्योगचंद, ज्ञानचंद व जगतचंद के समकालीन शासक राजाओं की रक्षा के लिए युद्धरत रहे थे। अष्टकोड़ी की रजत मुद्रा किस पवार शासन के संबंधित है? तो ये फतेहपति शाह से संबंधित है। सिख गुरु गुरु रामराय को फतेहपति शाह द्वारा दून में एक गांव दान दिए गए थे, जिसमें है खुड़बुड़ा, राजपुर, चामासारी। गुरु मंदिर को इन्होंने जागीर दिए थे। किस परमार शासक ने सिरमौर के डाकुओं का दमन किया था? तो ये फतेहपति शाह ने किया था। मंगसीर दानपत्र का संबंध किससे है? ये भी फतेहपति शाह से है। गढ़वाल का चाणक्य और गढ़वाल का नाना फडणवीस पुरीना नैथानी या पूरनमल को कहा जाता था। पुरिया नैथानी की सूझबूझ से औरंगजेब ने गढ़वाल राज्य में जजिया कर नहीं लगाया था। 1650 में फतेहपति शाह ने सर्वप्रथम सिरमौर पर आक्रमण किया और कालसीगढ़, बैराटगढ़ जीते और सिरमौर के राजा के रूप में मेदिनी प्रकाश से इन्होंने क्या की थी? भेंट की थी। भगाड़ी का युद्ध 18 सितंबर 1688 में पवाटा के रूप में फतेहपति शाह व गुरु गोविंद सिंह के बीच हुआ था। गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा विचित्र नाटक पांडुलिपि में भगाड़ी युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है। फतेहपति शाह दरबारी विद्वान कवि थे। मतिराम एवं रतन कवि ये फतेहपति शाह के दरबारी विद्वान कवि थे। कौन कौन से? मतिराम, रतन कवि, भूषण व जयशंकर। मतिराम ने अपनी रचना वृत्त कौमुदी या छंद सार पिंगल में फतेहपति शाह की तुलना शिवाजी से की है। मतिराम ने ही फतेहपति शाह के समय को गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा है। मतिराम ने रसराज ग्रंथ पांडुलिपि में राजचित्रकार मंगतराम को समर्पित किया था। फतेहपति शाह के दरबारी कवि जटाधर, जटाशंकर फतेह शाह कर्ण ग्रंथ संस्कृत में लिखा है। कविराज सुखदेव मिश्र ने वृत्त विचार ग्रंथ में फतेह शाह की वीरता प्रशंसा की है। रतन कवि शेमराज ने अपने फतेह शाह की पुष्पिका में फतेह शाह को मनोहारी गढ़वाल का तुरा शाह बताया था। रतन कवि ने फतेह शाह को सील का सागर कहा गया है। सील का सागर व हिंदुओं का रक्षक व उद्दंडों का दंड देने वाला शासक, ये रतन कवि ने फतेहपति शाह के लिए कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, शिवराज भूषण ने भूषण का गढ़वाल राज्य श्रीनगर जाने का उल्लेख मिलता है। फतेहपति शाह हस्तलिखित ग्रंथ किसने लिखा है? जो फतेहपति शाह का हस्तलिखित ग्रंथ है ये रतन कवि द्वारा लिखा गया है। रतन कवि के अनुसार फतेहपति शाह के समय इतनी शांति थी कि लोग अपने घरों में ताले तक नहीं लगाते थे। देखिए उनका शासन ऐसा माना जाता है, इतना मतलब अनोखा या सभ्य शासन हम बोल सकते हैं कि उस टाइम पे लोग अपने घरों में ताले तक नहीं लगाते थे। मौलाराम ने फतेहपति शाह को प्रदीप शाह कहा था। फतेहपति शाह के समय चित्रलेखन की मोटिक शैली देखने को मिलती है जो जहांगीर के चित्रों से मिलती है। सूरी गौरापति किसके दरबार में ज्योतिषी थे? तो ये फतेहपति शाह के दरबार में ज्योतिषी थे। फतेहपति शाह द्वारा 1692 में सहारनपुर आक्रमण कर वहां के राजा जगत सिंह को हराया था। दादाजी की जीत की खुशी में फतेहपति शाह ने दादा के बौद्ध मंदिरों में टोपी, कोट, तलवार आदि रखे थे। फतेहपति शाह के 12 वर्षीय युद्ध लड़ा था। तो ये उद्योगचंद, ज्ञानचंद, जगतचंद के साथ लगातार युद्ध इन्होंने लड़ा था 12 वर्षों तक। 1678 के आक्रमण में उद्योगचंद का सेनापति मेसी साहू मारा गया था, लेकिन उद्योगचंद ने बधानगढ़ जीत लिया था। 1679 में उद्योगचंद ने पुनौगढ़ राज्य पर आक्रमण कर श्रीनगर को लूटा था। यहाँ पे देखिए फतेहपति शाह ने डोटे के राजा देवपाल से संधि की थी। 1703 में दुधौली का युद्ध ज्ञानचंद द्वितीय व फतेहपति शाह के बीच लड़ा गया। इसमें फतेहपति शाह की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। कत्यूर घाटी गड़सार गांव बद्रीनाथ मंदिर को किसने दान दिया था? तो ये फतेहपति शाह ने दान दिया था। 1699 में ज्ञानचंद द्वितीय ने नंदा देवी की सोने की मूर्ति को अल्मोड़ा नंदा देवी मंदिर में स्थापित किया था। गढ़वाल का राजा जिसने मुगल बादशाह औरंगजेब से मैत्रीपूर्ण संबंध थे, तो ये फतेहपति शाह के ही थे। फतेहपति शाह 1700 ईस्वी में ढाली गढ़ी व रजत मुद्रा बद्रीनाथ के प्रति भक्ति, प्राचीन संस्कृति के प्रति निष्ठा के साथ संस्कृत भाषा विशेष रुचि थी। 1952 में श्री गुरु रामराय एजुकेशन मिशन की शुरुआत की गई थी। गुरु रामराय की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी पंजाब कौर ने
चेला नामक प्रथा शुरू की थी। शूदी सुपाकर, जिसके घर में जितनी महिलाएं वो उतने सूप छाछ भरकर अन्न राजा के भंडार में देते थे। चुलकर क्या था? जिसके घर में जितने चूल्हे हों उतने रुपये वित्त कर के रूप में ये दिया जाता था, दरबार में देना पड़ता था। स्यूदी सुपाकर व चुलकर 5 भाई कठेठ कचोचो, भगवत सिंह, आलम सिंह, महपति सिंह, दयाल सिंह, कमल सिंह, जो हरक सिंह कटोच के पुत्र थे, के द्वारा पवार राजवंश में लगाया गया था। उसके बाद जो पवार वंश के 50वें शासक होते हैं वो हैं उपेंद्र शाह, जिनका शासनकाल 1716 में रहा। इन्होंने कुछ ही समय तक शासन किया। 22 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। उपेंद्र शाह का मंत्री श्रीपति था। मौलाराम ने उपेंद्र शाह के न्यायपूर्ण प्रशासन की प्रशंसा की है। श्रीनगर लीला में लीला दत्त कोटनाला द्वारा इनके शासनकाल की घटना के कुछ तथ्य लिखे गए हैं। टिहरी राज्य अभिलेखागार के अनुसार उपेंद्र शाह की मृत्यु बग्वाल दीपावली के दिन हुई थी। उसके बाद जो नेक्स्ट शासक बनते हैं पवार वंश के वो हैं दिलीप शाह, जिनका शासनकाल 1717 बताया गया है। उपेंद्र शाह की मृत्यु के बाद उनका अनुज यानी कि छोटा भाई दिलीप शाह गद्दी पर बैठा तथा 2 महीने के बाद ही उनकी भी मृत्यु हो गई थी। यह परमार राजवंश में सबसे कम समय का शासक था। एटकिंसन ने दिलीप शाह के 1717 ईस्वी का ताम्रपत्र का एटकिंसन के द्वारा उल्लेख किया गया है। उसके बाद जो पवार वंश के शासक बनते हैं वो बनते हैं प्रदीप शाह, जिनका शासनकाल 1717 से 1772 ईस्वी तक बताया गया है। ये 51वें शासक थे। इनकी संरक्षिका राजमाता जिया कनक देवी थी। इनके राज को रानी राज कहा जाता था। इनके पिता का नाम दिलीप शाह था। इनके समकालीन 5 भाई कठेठ थे। वृद्ध कनक देवी द्वारा ये कमान संभाली गई थी। कनक देवी के सहयोगियों ने षड्यंत्रकारी कर उन 5 भाई कठेते को पंच भैया खाल में वध कर डाला था। प्रदीप शाह मंत्री थे। तो जो प्रदीप शाह के मंत्री थे वो थे चंद्रमणि डंगवाल द्वारा श्रीनगर में मंगलेश मंदिर का निर्माण किया गया था। किस पवार शासक के समय? कवि मेधाकर ने रामायण प्रदीप नामक ग्रंथ की रचना की, जो संस्कृत में थी, तो ये प्रदीप शाह के शासनकाल में की थी। पवार वंश का ऐसा शासक था जो पृथ्वीपति शाह की तरह ही अल्पायु में ही गद्दी पर बैठा था। इनकी माता संरक्षिका बनी थी। प्रदीप शाह 5 वर्ष में गद्दी पर बैठे थे। जयदेव बहुगुणा किस पवार वंशी शासक के राजा ज्योतिषी थे? तो ये प्रदीप शाह के शासनकाल में थे। 1723 में रप्पाचूला घाट युद्ध हुआ। देवीचंद और प्रदीप शाह के मध्य हुआ था ये, जिसमें पवार सेना की हार हो जाती है। 1737 ईस्वी में प्रदीप शाह ने चंद्र शासन के लिए मैत्री पत्र भेजे। 1743 से 45 में कुमाऊं पर रेहुल अली मोहम्मद का आक्रमण हुआ। उस समय कल्याण चंद ने किस राजा से सहायता ली थी? तो पवार राजा प्रदीप शाह से उस समय अली मोहम्मद ने क्या की थी? जो कल्याण चंद है उन्होंने क्या करी थी? पवार राजा प्रदीप शाह से सहायता ली थी और कल्याण चंद और अली मोहम्मद के बीच ये युद्ध हुआ था। मोना शाही तिमासी मुद्रा किस राजा के शासनकाल में बनी? तो ये प्रदीप शाह के शासनकाल में बनी। प्रदीप शाह के काल का एक सिक्का आज भी सम्मिलित है, तो ये लखनऊ संग्रहालय में संरक्षित है। प्रदीप शाह और कल्याण चंद की सेना ने पहली बार मिलकर दूनागिरी का युद्ध रोहिलों की सेना के खिलाफ लड़ा। वह युद्ध में रोहिलों की जीत हुई। प्रदीप शाह के समय प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी का, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी व पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुए। 1757 ईस्वी में नजीब खां के नेतृत्व में रोहिलों ने गढ़वाल पर आक्रमण किया। इस युद्ध में रोहिलों ने देहरादून पर विजय प्राप्त की तथा 1770 में नजीब खां की मृत्यु हो गई थी। 31 अक्टूबर 1770 ईस्वी में प्रदीप शाह ने पुनः देहरादून पर कब्जा किया और दून की राजधानी नवादा में धमवाला स्थानांतरित कर दिया था। उसके बाद देखिएगा तामाचौड़ का युद्ध। यह युद्ध प्रदीप शाह व शिवदेव के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में प्रदीप शाह का सेनापति नरपति गुलेरिया की मृत्यु हो जाती है। किस पवार शासक की मृत्यु लकवाग्रस्त होने से हुई? तो ये प्रदीप शाह की मृत्यु हुई। मौलाराम को प्रदीप शाह ने संरक्षण दिया। इसके बाद मौलाराम को ललित शाह, जयकीर्ति शाह और प्रद्युमन शाह का भी संरक्षण प्राप्त
हुआ था। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट शासक बनते हैं वो बनते हैं ललित शाह। 1772 से 1780 तक 80 तक इन्होंने शासन किया था और ये पवार राजवंश के 52वें शासक थे। इनकी पत्नी का नाम कुंठली रानी था। ललित शाह कुमाऊं के शासक दीपचंद व मोहनचंद का समकालीन था। इनके समय में कुमाऊं की सत्ता में गृह क्लेश चल रहा था। इसी कारण कुमाऊं के चाणक्य कहे जाने वाले हर्षदेव जोशी ने इन्हें कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। देखिए जिस समय पे ललित शाह क्या थे, शासक थे। ये पवार वंश के 52वें नंबर के शासक होते हैं। उस समय कुमाऊं की जो सत्ता थी वहाँ पे क्या हो रहा था, आपसी मतभेद हो रहा था, आपस में ही क्लेश चल रहा था। तो जो हर्षदेव जोशी हैं जिनको कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है, इन्होंने क्या कहा ललित शाह से कि अभी जो कुमाऊं में शासक है चंद राजवंश का, वहाँ पे उनकी जो शासन प्रजा है उनका आपस में ही मतभेद चल रहा है। ये सही टाइम है उनको पराजित करने का या उनसे युद्ध करने का। ललित शाह व सिखों के मध्य सिरमौर का युद्ध 1778 ईस्वी में लड़ा जाता है। ललित शाह के 4 पुत्र थे, जयकृत शाह, पराक्रम शाह, प्रद्युम्न शाह और प्रीतम शाह। देखिए जो हमने चंद राजवंश पढ़ा था इससे पहले हमने देखा था कि जो प्रद्युम्न शाह हैं ये प्रद्युम्न चंद के नाम से कुमाऊं में शासक करते हैं। तो ये ललित शाह के ही पुत्र थे। इनके 4 पुत्र थे, जयकृत शाह, पराक्रम शाह, प्रद्युम्न शाह व प्रीतम शाह। बग्वाली पोखर का युद्ध 1779 ईस्वी में, यह युद्ध मोहनचंद और ललित शाह के मध्य लड़ा गया। इसमें ललित शाह की जीत हो जाती है। इस युद्ध के बाद प्रद्युम्न शाह को प्रद्युम्न चंद के नाम से कुमाऊं की राजगद्दी में बैठाया जाता है। ललित शाह की मृत्यु मलेरिया या घाम के कारण दुड़ली नामक स्थान पर हुई थी। उसके बाद जो पवार राजवंश के 53वें शासक बनते हैं जयकृत शाह या जयकीर्ति शाह। 1780 से 1786 ईस्वी तक के शासन करते हैं। यह ललित शाह का उत्तराधिकारी था। इनके समय कुमाऊं में चंद शासक प्रद्युम्न चंद या शाह हम बोल सकते हैं क्योंकि ये कुमाऊं और गढ़वाल दोनों जगह शासन करते हैं। जयकृत शाह के प्रमुख सेनापति कृपाराम डोभाल तथा घमंड सिंह थे। प्रद्युम्न चंद ने गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण 1780 ईस्वी में देवगढ़ पौड़ी पर किया तथा फिर श्रीनगर पर आक्रमण किया था। देखिए जो प्रद्युम्न चंद है इन्होंने गढ़वाल पर सर्वप्रथम आक्रमण 1780 ईस्वी में देवगढ़ पौड़ी पर किया और उसके बाद इन्होंने यह श्रीनगर पर भी आक्रमण किया था। जयकृत शाह के समय 1783 में सिखों ने गढ़वाल पर आक्रमण किया। इन्होंने सिखों को 4000 रुपये वार्षिक कर और सिख आक्रमण से बचने हेतु राखी खत देना स्वीकार किया था। देखिए जो जयकृत शाह है इस समय क्या हुआ, सिखों ने आक्रमण किया था 1783 में और सिखों के आक्रमण से बचने के लिए जो जयकृत शाह हैं इन्होंने सिखों को 4000 रुपये वार्षिक कर, जिसको राखी कर के नाम से जाना जाता है, वो देना सुनिश्चित किया ताकि जो सिख हैं वो उन पर आक्रमण ना करें। 1750 ईस्वी में हर्षदेव जोशी के नेतृत्व में कुमाऊनी सेना ने गढ़वाल पर आक्रमण किया तथा श्रीनगर व देवलगढ़ में बहुत लूटपाट की थी। देखिए जो 1750 में जब युद्ध होता है तो इस टाइम पे हर्षदेव जोशी के नेतृत्व में कुमाऊनी सेना ने क्या किया था, गढ़वाल पर आक्रमण किया था, जिसमें श्रीनगर व देवगढ़ में बहुत ज़्यादा लूटपाट हो जाती है। इस घटना को उत्तराखंड के इतिहास में जोशियाणी कांड के नाम से जाना जाता है। देखिए जो 1750 ईस्वी का क्या था, आक्रमण था जिसमें श्रीनगर व देवलगढ़ को लूटा जाता है। इस घटना को जोशियाणी कांड के नाम से कुमाऊं के इतिहास में, उत्तराखंड के इतिहास में जाना जाता है। जयकृत शाह का दरबारी कवि चित्रकार मौलाराम तोमर थे। जो जयकृत शाह हैं उनके दरबारी कवि कौन थे, चित्रकार मौलाराम तोमर थे। मौलाराम को 60 गांव जागीर में देने वाला 5वां शासक जयकृत शाह ही थे। और ये क्या करते हैं जयकृत शाह, मौलाराम को 60 गांव को जागीर के रूप में ये दे देते हैं। उसके बाद देखिए कफरौली का युद्ध 1750 में श्रीनगर के पास यह युद्ध लड़ा गया। यह युद्ध जयकृत शाह व जगत शाह तथा प्रद्युम्न चंद या शाह पराक्रम शाह विजयराम नेगी के मध्य लड़ा गया, जिसमें जयकृत शाह की जीत हुई। इनके समय में 1786 में देहरादून पर रोहिलों का आक्रमण हुआ था और 1786 में क्या होता है, देहरादून पर रोहिलों का आक्रमण हो जाता है जयकृत शाह के शासनकाल में। यह अपने दरबारियों के षड्यंत्रों से तंग आकर जयकृत शाह 1785-86 में देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में चले गए। और देखिए जब जयकृत शाह गढ़वाल में शासन कर रहे थे तो ये अपने ही दरबारियों से, इनके दरबारी ही इनके प्रति, इनके विरोध में, संरक्षण में षड्यंत्र कर रहे थे। इससे ये तंग आकर 1785 और 86 में फिर ये कहाँ चले जाते हैं, देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में चले जाते हैं और यहीं पे उनकी क्या हो जाती है, जयकृत शाह की यहीं पे मृत्यु हो जाती है।
उसके बाद पवार शासन की मृत्यु पक्षाघात से हुई। जयश्री शाह की किस पवार शासक की मृत्यु? पक्षाघात इन द सेंस कि उनके दरबारियों ने ही उनके प्रति षड्यंत्र रची और इस सब चीज़ से वो तंग आकर चले गए थे और इसी वजह से उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मौलाराम के अनुसार इनकी चिता के साथ इनकी 4 रानियां सती हुई थी। उस टाइम पे सती प्रथा का प्रचलन था। तो जब जयश्री शाह की मृत्यु हुई तो उनकी जो 4 रानियां थी वो भी सती हो गई थी। माली देवल अभिलेख में जयश्री शाह के बारे में पता चलता है। तो देखिए जो जयश्री शाह के बारे में हमें पता चलता है ये माली देवल अभिलेख के अनुसार हमें पता चलता है। उसके बाद जो शासक बनते हैं प्रद्युमन शाह 1780 से 1786 ईस्वी में कुमाऊं पर और 1786 से 1804 ईस्वी तक ये गढ़वाल पर शासन करते हैं। प्रद्युमन शाह एकमात्र ऐसे शासक हैं पवार राजवंश के जो कुमाऊं में प्रद्युमन चंद के नाम से शासक करते हैं और गढ़वाल में प्रद्युमन शाह के नाम पर शासन करते हैं और ये ललित शाह के क्या थे? पुत्र थे। यह 54वां पवार शासक ने अपने को दिलीप चंद का दत्तक पुत्र घोषित किया था। देखिए किस 54वां पवार शासक ने अपने आप को दीप चंद का दत्तक पुत्र, इन्होंने अपने आप को क्या किया था? दीप चंद का दत्तक पुत्र घोषित किया था। तो ये थे प्रद्युमन शाह। गढ़वाल तथा कुमाऊं दोनों जगह शासन करने वाले एकमात्र शासक थे। तो ये भी प्रद्युमन शाह ही थे जिन्होंने क्या किया था? गढ़वाल तथा कुमाऊं दोनों जगह पर शासन किया था। पाली का युद्ध या नैथान का युद्ध 1786 में मोहनचंद लाल सिंह पराक्रम शाह ने मिलकर प्रद्युमन शाह को हर्षदेव जोशी की सेना के साथ लड़ा था। इस युद्ध में हर्षदेव जोशी की हार हुई तथा प्रद्युमन शाह का शासन समाप्त हुआ था कुमाऊं में। उसके बाद 1791 ईस्वी में गोरखों ने गढ़वाल पर आक्रमण किया। देखिए उसके बाद क्या होता है? 1791 ईस्वी में गोरखा जो है वो गढ़वाल पर आक्रमण कर देते हैं और लंगोरगढ़ या श्रीनगर की संधि 1792 ईस्वी में प्रद्युमन शाह के काल में हुई थी। इनके शासनकाल में अकाल 1794 से 95 में आया था जिसे 51-52 की घटना के नाम से जाना जाता है। देखिए जो प्रद्युमन शाह है इनके शासनकाल में 1794-95 में अकाल पड़ जाता है जिस घटना को 51-52 के नाम से जाना जाता है। कैप्टन हार्डविक 1796 ईस्वी में श्रीनगर की यात्रा पर आए थे और इस घटना का उन्होंने वर्णन किया था। देखिए जो कैप्टन हार्डविक है ये 1796 ईस्वी में श्रीनगर में आए थे और जो ये अकाल की घटना है उन्होंने इस घटना का वर्णन किया है। 8 सितंबर 1803 ईस्वी को सदी का गढ़वाल में सबसे बड़ा विनाशकारी भूकंप आया। उसी समय अजयपाल का भवन भी टूटा था। देखिए जो अजयपाल का भवन था वो 8 सितंबर 1803 ईस्वी में जो गढ़वाल में भूकंप आता है विनाशकारी भूकंप, उसी भूकंप में अजयपाल का भवन है क्षतिग्रस्त हो जाता है। जिस समय गढ़वाल पर गोरखों ने आक्रमण किया 1803 ईस्वी में, उस समय नेपाल का राजा ग्रीवाण युद्ध विक्रम शाह था। रामा और धरणी खंडूड़ी दोनों भाई किसके शासनकाल में मंत्री थे? तो ये प्रद्युमन शाह के शासनकाल में थे। कृपाराम डोभाल इस काल के दीवान थे। किस पवार शासक को उत्तरी हिमालयी प्रांत के स्वामी माना जाता है? तो ये प्रद्युमन शाह को माना जाता है। गोरखों का गढ़वाल पर आक्रमण 1791 में राजा प्रद्युमन शाह के समय अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौथिया के नेतृत्व में होता है। किस पवार शासक ने पौड़ी के विंसल महादेव मंदिर में एक रजत थाल अर्पित की थी? तो ये प्रद्युमन शाह ने 1803 ईस्वी में कर्णावती की भांति की थी। प्रद्युमन शाह ने सोने का सिंहासन और सोने के आभूषण बेचे, सहारनपुर में ये बेचे थे। गोरखाओं और गढ़वाल नरेश प्रद्युमन शाह के बीच युद्ध देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान पर अंतिम युद्ध 1804 ईस्वी को लड़ा गया था और इसमें प्रद्युमन शाह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। देखिए जो गोरखों और प्रद्युमन शाह के बीच युद्ध होता है 1804 ईस्वी को खुड़बुड़ा के मैदान में, उस टाइम पे जो प्रद्युमन शाह हैं वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, वो मारे जाते हैं उस युद्ध में। खुड़बुड़ा के युद्ध में लंढौर के किस राजा ने प्रद्युमन शाह का साथ दिया था? तो उस टाइम पे जो ये युद्ध हुआ उसमें गुर्जर राजा रामदयाल सिंह ने प्रद्युमन शाह का साथ दिया था। प्रद्युमन शाह व उनकी रानी का चित्र दंपति किसने बनवाया? तो ये मौलाराम ने बनवाया था। प्रदीप शाह, ललित शाह, प्रद्युमन शाह की कुछ मुद्राएं आज भी लखनऊ संग्रहालय में रखी गई हैं। गढ़वाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? तो ये प्रद्युमन शाह थे। मौलाराम ने गढ़गीता संग्राम या गढ़िका नाटक में पराक्रम शाह को विलासी चरित्रहीन राजकुमार कहा है। पवार राजाओं को श्रीनगर टकसाल में ताम्र टका पैसा रजत तिमासी एवं रुपये ढाले जाते थे। फतेह शाह के अतिरिक्त प्रदीप शाह प्रद्युमन शाह के भी रुपये मिलते थे। गोरखियाणी अस्थायी शासन हुआ। युद्ध के जो गोरखियाणी है ये अस्थायी क्या था? शासक था।
उसके बाद जब प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो जाती है गोरखों द्वारा और गोरखा शासन होता है, तो जो टिहरी है, जो टिहरी राज्य है, उसका उदय वहाँ पे होता है। और जो टिहरी राज्य के प्रथम शासक बनते हैं वो बनते हैं सुदर्शन शाह। जो सुदर्शन शाह हैं ये टिहरी के क्या बनते हैं, शासक बनते हैं। कब बनते हैं, 1815 से 1859 ईस्वी तक ये वहाँ पे शासन करते हैं। पवार वंश का 55वां शासक, ये पवार वंश के 55वें थे, लेकिन जो टिहरी रियासत थी उसके प्रथम स्वतंत्र शासक सुदर्शन शाह बनते हैं और ये टिहरी का प्रथम शासक था। टिहरी राज्य की स्थापना 28 दिसंबर 1815 को राजधानी श्रीनगर से टिहरी स्थानांतरित की गई। टिहरी में रेस्टोरेशन डे मनाया जाता है टिहरी राज्य स्थापना दिवस पर, यानी कि 28 दिसंबर को। गढ़ राजवंश का संस्थापक तथा पुनः संस्थापक सुदर्शन शाह को माना जाता है। 1815 ईस्वी में कुमाऊं गढ़वाल को गैर विनियमित क्षेत्र घोषित किया गया था और गार्डनर के समय ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में कुल 9 तहसीलें थी। जो ई गार्डनर हुए कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर, उनके टाइम पे क्या था, गढ़वाल में कुल कितने तहसीलें थी, 9 तहसीलें वहाँ पे थी। जो ई गार्डनर है फ्रेंड, ये क्या होते हैं, कुमाऊं के प्रथम कुमाऊं कमिश्नर बनते हैं। और इनके टाइम पे क्या थी, वहाँ पे कुल 9 तहसीलें थी। और इन्होंने क्या किया था, पहली बार कोर्ट फीस लेने की प्रक्रिया शुरू की थी। जो ई गार्डनर है इन्होंने क्या किया था, पहली बार कोर्ट फीस लेने की प्रक्रिया प्रारंभ की थी। और यहाँ पे देखिए 6 फरवरी 1820 को मूरक्राफ्ट, जो 6 फरवरी 1820 को मूरक्राफ्ट ब्रिटिश पर्यटक टिहरी पहुंचा था। मूरक्राफ्ट ने सुदर्शन शाह को कार्यशील एवं बुद्धिमान कहा था। 4 मार्च 1820 को सुदर्शन शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल ने गढ़वाल रियासत में राजा के रूप में स्थायी मान्यता दी थी। टिहरी रियासत का पहला भूमि बंदोबस्त सुदर्शन शाह ने 1823 में करवाया था। देखिए जो टिहरी गढ़वाल का प्रथम भूमि बंदोबस्त होता है वो सुदर्शन शाह के शासनकाल में 1823 ईस्वी को होता है। कवि सूरत के नाम से कौन रचनाएं लिखता था, तो ये सुदर्शन शाह कवि सूरत के नाम से रचनाएं लिखते थे। 1828 ईस्वी में किसने सर्वप्रथम अपने वंश को पवार वंश लिखा, तो ये सुदर्शन शाह ने लिखा था। 1828 सभासार ग्रंथ 7 खंड सुदर्शन शाह द्वारा ब्रजभाषा में लिखा गया। देखिए जो सभासार नामक ग्रंथ है ये सुदर्शन शाह द्वारा लिखा गया है, जो ब्रजभाषा में लिखा गया और 1828 में लिखा गया है। सुदर्शन शाह का राजकवि हरिदत्त शर्मा नौटियाल ने धर्मवल्ली सभाभूषण नाटक संस्कृत ग्रंथों की रचना की थी। टिहरी की प्रजा राजा को दौला बदरीस मानते थे। टिहरी में कारदार नामक राजों से संबंधित पद की स्थापना की गई थी। राजा सुदर्शन शाह ने गोविंद सिंह बिष्ट को रवाई का फौजदार नियुक्त किया। अंग्रेजों को 7 लाख रुपए न दे पाने के कारण आधा टिहरी राज्य में उन्होंने ले लिया था। मौलाराम ने सुदर्शन दर्शन में राजा की गुणग्राहकता की और सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि तथा दाता आदि कहा जाता था। ये बाड़ाहाट प्रशस्ति पत्र लेख में हमें देखने को मिलता है। डांडा कारागढ़ और उनकी निकटवर्ती घाटियां राजा सुदर्शन शाह ने अपनी पुत्री को दहेज में बिसहर राजा महेंद्र सिंह को दे दिया था। चैतू और माणुकु नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया, तो ये सुदर्शन शाह ने चैतू और माणुकु नामक चित्रकार को अपने दरबार में आश्रय दिया था। प्रथम कुमाऊनी कवि जो सुदर्शन शाह के दरबार में मूरख कवि के रूप में था, तो ये गुमानी पंत थे। सुदर्शन शाह से प्रभावित होकर कुमाऊं से गुमानी पंत व मनोरथ, नेपाल से शोभ मंडल इनके दरबार में आए। सुदर्शन शाह कविता पुस्तक किसने लिखी, तो ये मौलाराम ने लिखी। इस पुस्तक में मौलाराम ने सुदर्शन शाह को सोम कृपण नृप कहा गया है। नेक्स्ट देखिएगा, सुदर्शन शाह के प्रसिद्ध ज्योतिषी सत्यानंद दुर्गादत्त वासवानंद थे। टिहरी रियासत में सबसे लंबे समय तक किसने शासन किया, तो ये सुदर्शन शाह ने ही शासन किया था। जौनसार जौनपुर में मौड़ मेले की शुरुआत किस टिहरी राजा ने की थी, तो ये सुदर्शन शाह के द्वारा की गई थी। बाड़ाहाट मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया, तो ये सुदर्शन शाह ने ही करवाया था।
सुदर्शन शाह ने अंग्रेज विल्सन को कितने रुपए प्रति भारतीय में लकड़ी का ठेका सौंपा? तो 4000 रुपये में इन्होंने लकड़ी का ठेका सौंपा था। गढ़वाल में गोलू देवता के पूजा पर प्रतिबंध ये सुदर्शन शाह के द्वारा लगाया गया था। कवि अजबराम ने सुदर्शन शाह को दाता एवं सूरमा कहा था। भजन राय कवि ने सुदर्शन शाह को दृढ़ वचन वाला शासक कहा था। भक्त दर्शन ने सुदर्शन शाह को एक योग्य एवं प्रजावत्सल शासक बताया गया है। शिव प्रसाद डबराल ने सुदर्शन शाह का विपत्ति में न घबराने वाला एवं संपत्ति पर न इतराने वाला शासक उन्होंने इसको बताया है। सुदर्शन शाह धार्मिक विद्या प्रेमी, साहित्य प्रेमी, संस्कृत कवि तथा हिंदी के ज्ञाता थे। सुदर्शनोदय काव्य कुमुदानंद ने लिखा था। सुदर्शन शाह के समय भूमिकर 1/8 भाग अन्न के रूप में तथा 7/6 भाग नगद राशि के रूप में लिया जाने लगा था। ब्रिटिश गढ़वाल के समान दिवाली एवं उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। सुदर्शन शाह के शासनकाल में टिहरी में पहला जन आंदोलन 1835 ईस्वी में हुआ, जो सुदर्शन शाह के शासनकाल में हुआ। 1848 में सुदर्शन शाह टिहरी राजभवन का निर्माण कराया, जिसमें पुराना दरबार टिहरी का इन्होंने क्या किया था, टिहरी में राजभवन का निर्माण करवाया था। 1857 को क्रांति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सरकार की सहायता की थी सुदर्शन शाह ने। 1857 ईस्वी के समय कमिश्नर कौन थे? तो ये हेनरी रैमजे उस टाइम पे कमिश्नर थे। 1858 में भागीरथी पर पहली बार लकड़ी का पुल बनवाया गया था। सुदर्शन शाह की मृत्यु 6 जून 1859 ईस्वी को हुई थी। टिहरी राज्य भागीरथी नदी के किनारे पर स्थित था। उसके बाद देखिए मौलाराम 1743 से 1833 तक शासन करते हैं। मौलाराम का जन्म 1743 ईस्वी में श्रीनगर में हुआ। मौलाराम के पारिवारिक पेशा सुनार थे। देखिए जो मौलाराम है इनका पारिवारिक पेशा क्या था? ये वैसे ही सुनार थे। और देखिए हम ज़्यादातर देखते हैं मौलाराम की बुकें देखते हैं, मौलाराम की कहानियाँ कविताएं हमको देखने को मिलती हैं, लेकिन जो इनका पारिवारिक पेशा था ये पारिवारिक पेशे से सुनार थे। सुलेमान सिको 1658 ईस्वी में गढ़वाल आए थे। मौलाराम की माता का नाम रामा देवी था। इनके पिता का नाम मंगत राम था। इनके गुरु राम सिंह थे। इनकी प्रमुख पुस्तकें गणराज काव्य, गणगीता, ब्रजभाषा संग्राम, नाटक आदि थे। पवार वंश के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो ये मौलाराम पवार वंश के प्रसिद्ध चित्रकार थे। मौलाराम को पवार वंश के शासन प्रदीप शाह, ललित शाह, प्रद्युमन शाह, जयकीर्ति शाह का संरक्षण प्राप्त हुआ था। मौलाराम के द्वारा बनाया गया चित्र राधा कृष्णन मिलन चित्र विश्व प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त ममथनासागर, ऋतुवर्षण व अभिज्ञान शाकुंतलम, श्रीनगर, दुर्दशा का हिंदी अनुवाद इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मौलाराम रामायण, महाभारत, कामसूत्र, नवग्रह, दशावतार, रुक्मणी मंगल आदि हैं। इनके क्या हैं? ग्रंथ हैं। मौलाराम के पुत्रों का नाम ज्वालाराम व शिवराम था। विश्व की प्रसिद्ध गैलरी बोस्टन म्यूजियम में मौलाराम के चित्र आज भी देखने को मिलते हैं। कुंवर प्रीतम शाह मौलाराम के चित्रकला सीखने टिहरी से श्रीनगर जाते थे। गोरखा शासक हस्तल चौधरी के कहने पर ही मौलाराम ने श्रीनगर का इतिहास लिखा था। मौलाराम ने मुगल पहाड़ी व गढ़वाली शैली में चित्रों को निर्माण किया था। चैतू और माणकू मौलाराम के क्या थे? शिष्य थे। मुकुंदीलाल ने सबसे पहले मौलाराम के चित्रों को दुनिया के सामने लाए व सम नोट्स ऑफ मौलाराम गढ़वाल पेंटिंग्स, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के माध्यम से इन्होंने क्या किया था? मुकुंदीलाल ने मौलाराम की जो पुस्तकें हैं उनको प्रकाशित किया था। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, J.C. फ्रेंच ने अपनी पुस्तक हिमालय आर्ट में इनकी चित्रकला का वर्णन किया है। मौलाराम चंडिका राजराजेश्वरी के उपासक थे। मौलाराम हिंदी, संस्कृत एवं फारसी ब्रज भाषाओं के विद्वान थे। मौलाराम चित्र संग्रहालय श्रीनगर में स्थित है। कदली प्रिया, राधा कृष्णन मिलन, कलिया दमन, चकोर प्रिया, गोवर्धन धारण, नरसिंह अवतार, मयंक मुखी, मोर प्रिया, मस्तानी, उत्कृतिया नायिका, महादेव पत्रिका और मौलाराम के प्रमुख ये चित्र हैं। 1833 ईस्वी में मौलाराम की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। सो फ्रेंड्स ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पवार वंश से संबंधित। इन टॉपिकों को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा और इनका रिवीजन कीजिएगा। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज़ आप लोग इनको ज़रूर से नोट करिए। जब तक आप स्वयं से इनका नोट नहीं बनाएंगे और इनको रिवीजन नहीं करेंगे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।